हेलो। मैं चेतन लाल रेगर सहआचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय के अंतर्गत समन्वयात्मक संप्रदाय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व के कालांश में बताया था कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसके विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया था, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के संदर्भ में हमने पूर्व के कालांश में चर्चा की थी, जिसके समर्थक या प्रवर्तक जॉर्ज मिल थे। आज हम चर्चा करेंगे सिंथेटिक स्कूल की, अर्थात समन्वयात्मक संप्रदाय की। इस संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थकों में अगर हम किसी का नाम लें तो उसमें सोरोकिन है, दुर्खिम है, हाबहाउस है, गिन्सबर्ग है आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। और ये सब वैज्ञानिक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, ऐसा इनका कहना था। ये तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना चाहते थे। तो इसके संबंध में इन संप्रदाय के जो व्यक्ति थे उन्होंने दो तर्क दिए। पहला ये कि समाज की जो प्रकृति है वो शरीर के समान, यानी जिस प्रकार से विभिन्न अंग शरीर के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। तो अतः समाज को समझने के लिए भी उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो ये कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए, अर्थात इसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा जाए। और दूसरा तर्क इन्होंने ये दिया कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे राजनीति शास्त्र द्वारा समाज के एक पक्ष राजनीतिक जीवन का, अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का। तो ऐसा कोई भी सोशल साइंस नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का या संपूर्ण समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में ये कार्य करना। ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति को समझ सकते हैं, और इसके बिना समाज के संबंध में हमारा जो ज्ञान है वो काफ़ी संकुचित और एकाकी हो जाएगा। तो वास्तव में समाजशास्त्र को लोगों के सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओं से परिचित कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी, और ये तभी संभव है जब इसके क्षेत्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विस्तृत किया जाए। तो ये दो तर्क इस सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में समाजशास्त्र ने दी। और इसके समर्थकों में जब पहला नाम होबहाउस का आता है, इनके क्या विचार थे यह भी हमें जानना आवश्यक है। ये प्रमुख समर्थक थे समन्वयात्मक संप्रदाय के, और ये इंग्लैंड के थे। इनके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यकरण करना है। तो समाजशास्त्र ये कार्य इस प्रकार कर सकता है। नंबर 1 कि सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूप की जानकारी प्राप्त करके। दूसरा, समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को
ज्ञात करके, और तीसरा सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगा के। तो ये सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। ये विचार हो भाव उसके थे। दूसरा समर्थक जो थे इस संप्रदाय के, वो थे दुर्खिम साहब। ये फ्रेंच के थे और ये भी इसके समर्थन में ये बात कहते थे, और उन्होंने बताया कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्रों के नियमों पर आधारित अनेक सामान्य नियमों से लेकर बना हो। यही सामूहिक जीवन में रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। दुर्खिम ने यहाँ तक लिखा है कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। यद्यपि दुर्खिम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के फेवर में जरूर थे, परंतु उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है ताकि वह अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। इसके बाद ही एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य विज्ञानों के साथ संबंध स्थापित करना है। अतः आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनसे सामाजिक प्रतिमान का निर्माण होता। तो इनके कहा था कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान, अर्थात सामूहिक प्रतिनिधानों से जिसका जो तात्पर्य था वो ये था कि प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं के एक से कुलक से हैं जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहार के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना भी लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार ये विचार, भावनाएं, धारणाएं एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, और इसी को इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान का नाम दिया है। और ये सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। इन्होंने दो विशेषताएं बताई सामूहिक प्रतिनिधान की। ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं, पहली बात, और ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो समाज शास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी हासिल की जा सके। इसी प्रकार सोरोकिन थे। सोरोकिन ने भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे, और इन्होंने लिखा भी था और कहा था कि मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इस विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंध का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं, प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक विज्ञान द्वारा समाज जीवन के एक पक्ष या विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्ष में समन्वय स्थापित कर सके।
ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना होता है। तो सोरोकिन ने इसको निम्न प्रकार से समझाया था कि जैसे आर्थिक संबंध को इन्होंने ABCDEF के माध्यम से इंगित किया, जैसा कि मैंने बताया, इससे दिखा रखा है इसमें भी स्लाइड में। राजनीतिक संबंध को इसने ABCDGHI और धार्मिक संबंध और वैधानिक संबंध और मनोरंजनात्मक संबंध, तो तीनों संबंधों को इन्होंने कुछ ABCD के कुछ अक्षरों से मार्क किया। और इससे ये स्पष्ट है इसका संबंध जानने के लिए, जैसे किसी भी प्रकार का जो संबंध है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक, स्थापित करें और कोई भी क्रिया करें, तो उनमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य होते हैं। जैसे कि इसमें ABCD कुछ ऐसे सामान्य तत्व हैं। तो इन्हीं सामान्य तत्वों या अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। इसी प्रकार मैकाइयो पेज ने भी कहा था कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। इस कारण नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक है, बल्कि इस कारण है कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। इसी प्रकार सोरोकिन के अनुसार भी समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और उसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। तो उपर्युक्त विद्वानों के अलावा भी वार्ड है, मोतवानी है, गिन्स आदि ने भी समाजशास्त्र को एक जनरल साइंस बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। फिर भी इसकी क्रिटिसिज्म हुई, आलोचना हुई सिंथेटिक स्कूल की, और इसके विरुद्ध जो आरोप लगे, अर्थात आलोचकों ने क्या कहा, वो आलोचना ये उस प्रकार से हुई। नंबर 1, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो ये अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी शास्त्र, खिचड़ी मात्र या हरपन मोला विज्ञान बन जाएगा, पहली आलोचना। दूसरी ये, यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा और ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञान पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये दूसरी आलोचना हुई। तीसरी आलोचना ये हुई, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में यह किसी भी तथ्य या प्रघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। और चौथी आलोचना यह कह के हुई, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति यह विकसित नहीं कर पाएगा। ये समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना, चार बातें यह आलोचना के संदर्भ में कही गई। अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र कैसा है। तो दोनों ही रूप में ये कैसे हैं, इस पर भी हम कुछ विचार जो समाजशास्त्र के हुए निष्कर्ष रूप में देखे जा सकते हैं। जब हमने दोनों संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, दोनों के बारे में विचारधाराएं हमने रख ली और जो वैज्ञानिकों ने बताई, तो इन दोनों के निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सोशियोलॉजी के अंदर जो सब्जेक्ट एरिया है का जो रिलेशन है वह स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदायों के दृष्टिकोण से एकाकी, यानी कि समाजशास्त्र न तो पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान है जो केवल सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन तक अपने को सीमित रखता हो, और न ही ये सामान्य विज्ञान है जो कि समस्त सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता हो। जबकि वास्तविकता तो ये है कि समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोण शामिल है। जहाँ तक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक और जहाँ सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक घटनाओं के कुछ सामान्य पक्षों का भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में जहाँ सामाजिक संबंधों का महत्व है,
वहाँ साथ ही विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंध भी है। कहने का तात्पर्य कि समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य एवं विशिष्ट दोनों का अध्ययन किया जाता है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए भी प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने भी लिखा था कि उदाहरण के रूप में ये हम सभी जानते हैं कि प्राणी शास्त्र एक अर्थ में अनेक विज्ञानों का संकलन है, जिसमें प्रत्येक विज्ञान स्पष्टतः एक विशिष्ट विज्ञान है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विशिष्ट विज्ञान के अतिरिक्त एक सामान्य प्राणी शास्त्र भी होता है, जो जीवन की सामान्य दशाओं का एक उन्नत भंडार है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी सामाजिक जीवन के विभिन्न भागों से जुड़े हुए संबंधित अनेक विशिष्ट विज्ञान हैं, और इस रूप में समाजशास्त्र जो है समस्त सामाजिक विज्ञानों का एक समूह के समान है। यानी कि समाजशास्त्र स्वयं ही एक विशिष्ट विज्ञान है, जिसका उद्देश्य अन्य विज्ञानों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को खोजना है और सामाजिक संबंधों का सामान्य विशेषताओं का विवरण देना है। तो समाजशास्त्र ऐसे विशिष्ट विज्ञान शामिल होता है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के विभिन्न अंग का अध्ययन किया जा सकता है, तो जिसका लक्ष्य सामान्य संबंधों की सामान्य प्रकृति और विशेषताओं का पता लगाना। तो अब हम समझ चुके हैं कि समाजशास्त्र का जो विशेष क्षेत्र है दोनों ही दृष्टिकोण से मान्य है। थैंक यू, धन्यवाद।